हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हाई कोर्ट। लेकिन अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाके वो देख लें पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलेट करने वाली हैं। तो वो वीडियो देख के आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इसके साथ ही वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला है इंडिया में जो हमारा यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है ना, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट, ये क्रोनोलॉजी तो आपको पता है। अब टॉप पोजीशन जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेट में होती है वो किसकी होती है? हाई कोर्ट की होती है। इंडिया में 1862 में ओरिजिनेट हुए सुप्रीम कोर्ट और 3 जगह पे इनको एस्टैब्लिश किया गया, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये तीनों जगहों के नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद 1866 में 4th हाई कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया इलाहाबाद में। इस जगह का नाम भी आपने याद रखना है। तो स्टार्ट में हाई कोर्ट का जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट रहेगा। लेकिन फिर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो 2 स्टेट्स का या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट रख सकती है। एक स्टेट एक यूटी, इस तरह से वो कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। जैसे अगर आप लक्षद्वीप का देखें तो लक्षद्वीप, ये हमारा केरला का जो हाई कोर्ट है उसकी पावर है लक्षद्वीप के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल्स याद रखने हैं, आर्टिकल 230 और 231, ठीक है। आपका इन डायरेक्ट ये क्या कहते हैं वो याद रखना है, क्योंकि अगर इन पे क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट ही आएगा। 230 आपका कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, और 231 आपका कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो ये दोनों अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये डायरेक्टली आपके पास आएंगे। उसके बाद 2019 और 2021 तक भी, अभी तक भी इंडिया में सिर्फ 25 हाई कोर्ट हैं। तो सिर्फ 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्या है, जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, ठीक है। अमंग द 9 नई यूटीज़ 8 हैं, 9 नहीं है, 8 यूटीज़। सिर्फ दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसका अलग हाई कोर्ट है, अपना हाई कोर्ट है। कब से? 1966 से। अब ये हमें पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी का कॉमन हाई कोर्ट है यूटी बनने के बाद। आर्टिकल 214 से 231 और पार्ट 6 डील करता है आपका हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 217, ठीक। एवरी हाई कोर्ट हैज़ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, ये हमें पता है, ये अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना काम है। और टाइम टू टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा कि स्टार्ट हुआ था वो 8 से, है कि नहीं, और फिर आज 34 है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा काम आपका सुप्रीम कोर्ट में है उसी के, या हाई कोर्ट में है, उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, स्ट्रेंथ हमारी जो है वो डिफाइन होती है। और ये किसके पास पावर है? ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। उसके बाद अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट में क्या होता है, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और सबसे पहले किसे पूछता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और उसके साथ साथ जिस स्टेट का हाई कोर्ट का उसने चीफ जस्टिस क्या करना है, अपॉइंट करना है, उस स्टेट के गवर्नर से भी पूछना ज़रूरी है। उसके बाद अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न्ड इज ऑल्सो कंसल्टेड। अच्छा, बाकी जो जजेस हैं, ये मैंने गलत पढ़ लिया, बाकी मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो जजेस हैं अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, अगर बाकी जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट को क्या करना है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना है, कंसल्ट करना है खाली, ठीक है। और इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट, अगर अब 2 स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट है तो तब क्या करेगा, गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर कंसर्न। अब मान लो 2 स्टेट का है तो दोनों गवर्नर से पूछा जाएगा, 3 स्टेट का है तो तीनों गवर्नर से पूछा जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जजेस केस हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि नहीं? अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नो जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज कन्फर्मेटिव विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मतलब कि सेकंड जजेस केस में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछे बिना हाई कोर्ट का जज जो है अपॉइंट नहीं हो सकता, उसके ओपिनियन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड जजेस केस 1998 में आया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट अ कलीजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
तो क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अपॉइंटमेंट, अगर आपको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है, तो कम से कम आपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना है। तो इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है सिर्फ उसके मतलब डिसीजन से या उसके कंसल्टेशन से नहीं चलेगा, उसको ये ज़रूरी है कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को वो पूछे। फिर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और NJAC एक्ट ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस केस 2015 में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरी की बात करते हैं तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस in the territory of India for 10 years, he should have been an advocate of high court for 10 years। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था और इसके केस में क्या है, दोनों आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के केस में एक जगह आप देखेंगे तो वहाँ कहा जाएगा कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट प्रेसिडेंट की उसमें ओपिनियन में होना चाहिए, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट नहीं है। उसके बाद मिनिमम एज यहाँ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है। तो अनलाइक इन द केस ऑफ हाई कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ऑफ अ हाई कोर्ट। ये मैंने आपको बोला अभी कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हाई कोर्ट के केस में नहीं चलता है। उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ आपको पता ही है क्या होती है। अब ओथ कौन लेता है, गवर्नर या जो बंदा उसने अपॉइंट किया होगा, एडमिनिस्टर किया होगा इस चीज़ के लिए। सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो। उसके बाद टेन्योर, रिमूवल एंड ट्रांसफ़र, 62 ईयर्स ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट के केस में ये क्या है, 65 है, ठीक, और यहाँ पे ये क्या है, 62 है हाई कोर्ट के केस में। अब क्वेश्चन रिगार्डिंग एज जो है वो डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किससे कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो आपका फाइनल है। अच्छा, दूसरा, रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अब नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बच्चे सोचेंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट को ये करता है, रिज़ाइन करता है, लिख के उसको देता है, तो स्टेट में गवर्नर को देते होंगे। ऐसा नहीं है, कि स्टेट में भी जब किसी जज को रिज़ाइन करना होता है तो वो प्रेसिडेंट को ही लिखता है। उसके बाद रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये प्रेसिडेंट नहीं है, पार्लियामेंट है, ठीक है। vacates his office when he is appointed as judge of Supreme Court or when he is transferred to another high court। तो क्या होता है यहाँ पे कि जब उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी दूसरे कोर्ट में, तो वो अपना, या सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपना ऑफिस वैकेट कर देगा। अब मैं आपको रिमूवल यहाँ पे समझाता हूँ, जो अभी हमने ऊपर देखा। रिमूवल आपका सेम है जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में पढ़ा कि अगर वो इनिशिएट होता है आपका लोकसभा से तो उसमें क्या करेंगे, 100 मेंबर्स लिख के देंगे, ठीक है, और अगर राज्यसभा से होता है तो 50 मेंबर्स लिख के देंगे। आप देखते हैं, कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन पास द ऑर्डर ऑफ रिमूवल ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम। ठीक है, एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय सेम स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच ऑफ द हाउस। ये पार्लियामेंट नहीं है, ऑफ ईच ऑफ द हाउस या ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ें, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जैसे वहाँ कहा गया कि रिमूवल मोशन जो है वो कम से कम 100 मेंबर साइन करने चाहिए अगर लोकसभा से स्टार्ट होता है, और 50 साइन करने चाहिए राज्यसभा से अगर स्टार्ट होता है। उसके बाद वो स्पीकर या चेयरमैन जिस भी हाउस में होगा उसको ये क्या करेंगे, एडमिट करेंगे। अब वो उसकी मर्जी है स्पीकर या चेयरमैन की कि वो उसको क्या करता है, एडमिट करता है या रिफ्यूज़ कर देता है। अगर एडमिट करता है तो 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, उसमें कौन होगा, चीफ जस्टिस होगा या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा, ठीक है। ये 3 लोग होंगे, और ये 3 लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसके बाद अगर वो चीज़ें सही पाई जाती हैं फिर वो जैसे वहाँ पे हमने बोला था कि अगर वो सही हो जाता है प्रूव, कि अगर कमेटी को ये लगा कि जो हमने जो हम इस पर इल्ज़ाम लगा है वो सही है, तो फिर क्या होगा, हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में अगर वो पास होगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट उसके बाद क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट। अब इसके आगे स्टोरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, वो प्रेसिडेंट कर सकता है। अब थर्ड जजेस केस में क्या हुआ, एक सेकेंड, थर्ड जजेस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, अगर हाई कोर्ट के जजेस को आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछना है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने 4 सीनियर मोस्ट जजेस को भी पूछना है।
सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। उसके अलावा अब मान लीजिए जे.एंड.के से किसी जज का ट्रांसफ़र करना है पंजाब, तो जे.एंड.के के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का और पंजाब का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, इन दोनों को भी पूछना है, वन फ्रॉम विच ही इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, जहां से उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड द अदर रिसीविंग हिम, जहां वो जा रहा है। इन दोनों को आपने पूछना है। अब याद रखिए किस किस को, सबसे पहले क्या होना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछना है, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे पूछेगा, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उसके साथ साथ जो 2 हाई कोर्ट्स इसमें लिंक्ड हैं, एक जहां से वो जा रहा है, एक जहां उसने जाना है, उन दोनों चीफ जस्टिस को भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपका है एक्टिंग, एडिशनल एंड एडहॉक जजेस, ठीक है। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस सेम वैसे ही जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है किसी जज को, हाई कोर्ट के किसी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस, कब, जब चीफ जस्टिस जो होता है उसका ऑफिस वैकेंट है, टेम्परेरी एब्सेंट है, या किसी प्रॉब्लम से वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसके बाद एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, प्रेसिडेंट क्या करेगा, 2 कंडीशन में अपॉइंट कर सकता है, एक टेम्परेरी इंक्रीज इन बिजनेस एंड एरियर्स ऑफ वर्क इन हाई कोर्ट। वही कि जब काम बढ़ गया और हमारे पास स्ट्रेंथ कम है, जैसे नॉर्मली स्ट्रेंथ भी कैसे बढ़ती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा 8 से स्टार्ट होता है, आज 34 है, तो जितना जितना काम बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और अगर काम थोड़ा बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया, काम ज़्यादा बढ़ गया, तो आप टेम्परेरी पीरियड के लिए एडिशनल जजेस को भी ला सकते हो। और दूसरा रिटायर्ड जजेस क्या हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या है, रिक्वेस्ट कर सकता है किसी रिटायर्ड जज को विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सेम जैसे हमने वहाँ पे देखा था, पहले प्रेसिडेंट को पूछना है, उसके बाद उस बंदे को पूछना है, तो वो आप अपॉइंट वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हाई कोर्ट का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो अभी आने वाला है कुछ टाइम बाद, वो आपका आएगा रामसर साइट्स के ऊपर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।